बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन की भी अपील की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कल काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT की जानिब से कहा गया है कि इंटरनेट को सरकारी तौर पर ना तो बंद किया गया है, ना ही स्लो डाउन किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियों की अफवाहें हैं। अफवाहें तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा अफवाहें हैं तो इनके पीछे यकीनन हकीकत होगी। और मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारियाँ कोई 50, कोई 100, कोई इस तरह से नंबर्स बता रहा है। मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारियाँ इससे बहुत ज़्यादा हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है गिरफ्तारियों की। और वो हर जो तमाम, यानी क्या कहना चाहिए, मकातब फ़िक्र का दिया जाए या क्या उसको कहा जाए, वो हर शोबे से जो है वो एक सफाया होने जा रहा है लोगों का। और ये मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट का जो मैसेज है कि अगर साबिक DGI को और ब्रिगेडियर लेवल पे लोगों को कोर्ट मार्शल के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर सबको किया जा सकता है और सबको किया जाना चाहिए, सबको किया जाना चाहिए। फिर एक दफ़ा अगर स्टार्ट हो गया सिलसिला, इसमें रुकना नहीं चाहिए। ये माजी में आपको पता है क्या हुआ है? माजी में ये हुआ है कि चीज़ें रुक गई हैं, अच्छी नीयत से हुई हैं तो भी रुक गई हैं, क्योंकि जनाब उसका फ़ोन, उसकी सिफारिश, उसकी जान पहचान अक्रॉस द बोर्ड हो ही नहीं सका और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही। तो इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रंग भी नहीं आना चाहिए बिल्कुल, कि ये किसी एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और जो अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बात कही कि ये बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा। अब बिला इम्तियाज़ से उनकी मुराद तो ये होनी चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड हो। ये नहीं कि अब सियासतदानों की विच हंटिंग करें या किसी ब्यूरोक्रेट्स की करें या बाकी, विच हंटिंग नहीं, लेकिन प्रॉपर अगर, और मैं तो मेरा तो वो नुक्ता ही वही है कि एक तो ये हार्डकोर टेररिज्म है और इससे कहीं ज़्यादा, जिसमें एक दिन आदमी मर जाता है बेगुनाह, लेकिन जो माशी दहशत गर्दी है उसके नतीजे में लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ उनके बिल, हर महीने उनके बिल, उनके कैपेसिटी चार्जेस, उनकी महंगाई, उनका ख़र्चा, तो ये पैसा डॉलरों में बाहर कैसे जाता है। और ये बात यहाँ पे चली थी पिछले दिनों कि डॉलर जा रहे हैं और यहाँ पे रोका गया, अफ़गानिस्तान डॉलर्स स्मगल हो रहे हैं और यहाँ से हो रहे हैं और वहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से हो रहा है। तो ये जो स्मगलिंग के ऊपर हाथ पड़ा था वो थोड़ा सा कहीं रुकता हुआ नज़र आ रहा है, या शायद कोई स्ट्रेटजी है जो रुका हुआ है, या ये जो एकदम IPPs के नाम सामने आए थे फिर वो रुके हैं, वो भी मेरे ख्याल से अब एक दफ़ा सामने आ गए हैं, तो उन पे भी आगे जानी चाहिए, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो मुल्क है इसको आगे हम लेके चलें। बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही हमारी अपनी गिरफ्त में है। हम चाह रहे हैं तो ये जो है वो हो रही हैं, हम जिस दिन चाहेंगे कि ना हो तो उस दिन ये ठीक हो जाएगा सारा। ये तो मतलब हमने खुद किया हुआ है। तो इसीलिए मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि इसको सब हम एक दफ़ा इसको ठीक करें और अक्रॉस द बोर्ड करें और बेरहम करें। मतलब रहम आ जाता है ना देख के कि भाई यार छोड़ो यार, ये 50 करोड़ की कोई करप्शन होती है। मतलब इस तरह की हरकतें हम करना बंद करते हैं तो मतलब है कि ये ठीक हो जाएगा, और मेरा ख्याल है कि ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आने वाले दिन गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, चोर जिन्होंने गड़बड़ की उनकी गिरफ्तारियाँ, मतलब ऐसे हम परेशान हो रहे हैं जैसे कोई अनहोना वाक़या हो गया। ओ भाई, जिन्होंने गड़बड़ की उनको पकड़ना चाहिए, बस पकड़ना नहीं चाहिए, पकड़ के जो पैसा भी निकलवाना चाहिए, उनसे पैसा भी निकलवाना चाहिए, पकड़ के क्या करना है उनको सिर्फ, ठीक है ना। मतलब है कि
पैसा पैसा निकाल के कौम को वापस उनसे कहना चाहिए कि ख़जाने में, और बिल्कुल इसी तरह कहना चाहिए जैसे वही तो ना चेक साइन करवा करवा के जो है ना, और पब्लिकली जो है ना इनको करके, और बाकी सजाएं वजाएं तो जाहिर है जो होती है, पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पैसा है ना लूटा हुआ कौम का, तो वो वापस होना चाहिए। ये हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है पूरा। अच्छा, ये आसपास के वाक़यात, ये पाकिस्तान जो है इतने इंटरनल टर्मोइल, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, बुनियादी तौर पे तो पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, ऐसे कोई मतलब, और लोग बेजार हैं महंगाई से, परेशानी मुल्क में। आप देखें कि कितने बड़े हिस्से में इस वक्त तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, और आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, मतलब कोई हिस्सा, असल में बारिशें तो अब, बाकी तुम कह देते हैं ना कि बिजली उधर से कम हो गई तो उधर से बढ़ गई तो ये हो गया तो वो हो गया, ये जो कुदरत का अपना जो निज़ाम है वो तो सरहदों की या सूबों की वो नहीं देखता ना कि कौन सा सूबा कहाँ ख़त्म होता है, कौन से थाना किधर, वो जनाब पूरा मुल्क जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है। और ये अजब, ये क्लाइमेट चेंज जो है, इस पर ज़रा बात करेंगे चंद दिनों कि ये अचानक बारिश शुरू हो जाती है, एक स्पेल आएगा, दूसरा स्पेल आएगा, तीसरा स्पेल आएगा, चौथा, बहुत बारिश है, बहुत नुकसान। इसका मुझे नहीं पता कि NDMA की तरफ से तो आ रही हैं मुख्तलिफ बातें, लेकिन इसका ये अल्टीमेटली कहीं जाके थमेगी चीज़ तो हमें पता चलेगा कि कितना इसमें जानी नुकसान और माली नुकसान हुआ है। तो अल्लाह ताला अपना रहम करे। तो इसमें ये वक्त है कि हम, मतलब ये कोविड के बाद भी देखें कितनी बड़ी आफत दुनिया में आई थी, उसके बाद जंगें देखें क्या इंसानियत ने क्या सीखा है उसके बाद, 40,000 बंदा उधर शहीद कर दिया है, और बाकी पूरी दुनिया में यूक्रेन आगे पीछे जंगें शुरू। तो ये आफतों से इंसान सीखता नहीं है, ये बड़ी बदकिस्मती है। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं, अब ज़रा जाते हैं कि ख़त्ते में क्या हो रहा है। बिल्कुल यानी एक आतिश फिशा के ऊपर ये खड़ी है दुनिया इस वक्त। और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो पहुंच गए हैं मशरिक़ वस्ता। आज ग़ालिबन वो पहुंचे हैं इसराइल, लेकिन उनकी जो मुलाकात है वो कल होगी नेतन्याहू से। और इसी दौरान जो है वो 4 मुल्कों की तरफ से, थर्ड स्लाइड हम दिखाएं तो 4 मुल्कों की तरफ से, ये इटली, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, इनकी तरफ से 4 यूरोप के मुल्क, इनकी तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है एक बार फिर। और ये जो है ये जारी हुआ है कि फ़ौरी तौर पे जंग बंदी कराई जाए। हम थर्ड स्लाइड अगर दिखाएं, ये इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, कि फ़ौरी तौर पे सीज़ फायर और जो है वो होस्टेजेस की रिलीज़, और ये जो है ये ठीक जा रहा है मामला, ठीक है, और कॉन्क्लूड करें इसको जल्दी कॉन्क्लूड करें, ठीक है। अच्छा, ये जो अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एक तो खूब जो है वो झड़पें जारी हैं, लूज हैं, हो रही हैं, लेकिन ज़रा आप समझें कि वो जिस तरह हिजबुल्लाह ने तैयारी की हुई है और जिस तरह वो नहीं, लेकिन 12 झड़पें जारी हैं। और इसराइल ने जो है वो आज एक पिछले 24 घंटों में एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से जो जुल्म है वो ये हुआ है कि उन्होंने एक अटैक किया है, और उस अटैक के नतीजे में एक ही ख़ानदान के कोई 18 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। अच्छा, वो जो उसमें एक साहब को उन्होंने परमिशन दी हुई थी कि वो उस बड़े एक अच्छे वहाँ के फ़लस्तीनी, तो उन्होंने कई सालों से वो बड़े शफीक उनकी शख्सियत थी, और उन्होंने सारे कानूनी तकाजे पूरे करके कि भाई इधर से भी इजाज़तनामा लो, इधर से भी लो, इधर से भी लो, सारा इजाज़तनामे लेते, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, तो खाना पहुंचाना है, तो वो गोश्त लेकर, सब्ज़ियाँ लेनी है तो ये लेना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उम्र की शख्सियत जो है वो जाते थे वो हर जगह। और उनका छोटा सा, गज़ा में तो घर बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इतनी सी तो पट्टी है जिसमें 20 लाख आदमी रहता है,
तो उनका छोटा सा जो घर है उसमें उनकी दो उनकी बीवियां और उनके मेरे ख्याल से कोई 10-11 बच्चे, और उसके साथ उन्होंने 40 लोगों को, 40 बच्चों को और औरतों को अपने घर पे पनाह दी हुई थी। इनमें ज़्यादातर ज़ख्मी थे और बच्चे थे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हुई है, ख़वातीन थीं जो बेवा हो गई हैं। तो ये चूँकि उस इलाके में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और ये इसराइल की तरफ से इनको ख़ास इजाज़त दी गई थी कि आपने ये जो अलमसावी की मतलब वहाँ तक जाना है, वहाँ से मछलियाँ वगैरह और सामान और ये ख़रीद ख़ुरूद के आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनके घर को बम से उड़ा दिया। उसमें इनकी सारी फैमिली, इनके बच्चे, ये ख़ुद, वो ज़ख्मी, वो जितने लोगों ने पनाह ली हुई थी, वो सारे के सारे उसमें शहीद हो गए। तो ये जो है ये अब इस माहौल में सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो इसराइल पहुँचे हैं, और इसराइल पहुँचते ही जो दो बातें ऐसी हुई हैं जो उन्होंने काहिरा में, मैंने आपसे ये बात की थी कि काहिरा इस वक्त काफ़ी लोग काहिरा, ये पूरे अरब दुनिया में मतलब इस तरह से आप समझे ना कि यूरोप इधर उधर वो फिर जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि फिर इधर ही लोग रुक जाते हैं, बजाय इसके कि अमेरिका जाएं वहाँ से वापस आएँ, तो वो इधर ही जो मुख्तलिफ बेसिस हैं या एम्बेसीज़ हैं या बाकी जगहों पे यहीं पे यूरोप के लोग या इवन अरब ममालिक के भी लोग रुक जाते हैं वहाँ पे, के बजाय इसके कि बार बार। तो ये है कि काहिरा इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, ऑफिशियल मरकज़ एक सफारती सरगर्मियों का, और वहाँ पर जो है काहिरा में दो ऐसी कंडीशंस हैं जो अमेरिका ने कहा है कि हमने हमास की मान ली हैं, और इसराइल की तरफ से जो नई कंडीशंस आई थी वो उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। एक तो कंडीशन उसमें ये थी कि जी वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, और वहाँ पर जो है वो ये घुस गए थे मई में, और मई में जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे जो रफ़ा क्रॉसिंग है उसको इन्होंने कहा था वहीं पे रहेंगे। तो ये तो मिस्र की भी डिमांड थी कि 79 का जो माहिदा है, अमन माहिदा, वो ख़त्म होगा, और ये बात जो थी ये कि रफ़ा क्रॉसिंग जो है किसी भी सूरत ये इस पर इसराइल का कंट्रोल होगा, ये ख़त्म हो गई, ये उड़ा दी उन्होंने, ये डिमांड अमेरिकन ने। दूसरी बात यह है कि वो जनूब से शुमाल की तरफ नहीं जा सकेंगे और उनकी स्क्रीनिंग हुआ करेगी और ये हुआ करेगा, और दरमियान में एक ब्रिज बनेगा और ब्रिज के ऊपर जो है वो इसराइल बैठेगी आके, वो हमने पहले बात की हुई, वो उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया। दो मुतालबे अमेरिकन ने रद्द कर दिए हैं और ये दो मुतालबे हमास के मान लिए हैं, लेकिन हमास जो है वो अभी इस वक्त जो जिसके ऊपर फाइनल हो रही है चीज़ जो कायरा में, वो हो रही है कैदियों के लिस्ट, कैदियों की फहरिस्त, और मरवान बरगूती को वो सबसे पहले चाहते हैं। मरवान बरगूती के ऊपर हमास किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, किसी भी किस्म की, क्योंकि मरवान बरगूती उस वक्त रह गए थे जब याह्या सिनवर रिहा हो गए थे। याह्या सिनवर को हमेशा 2011 में याह्या सिनवर रिहा हो गए थे ना, तो इनके ऊपर नेतन्याहू ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं 1000 आदमी रिलीज़ कर दूंगा, मैं मरवान बरगूती को ही रिलीज़ नहीं करूँगा। अब याह्या सिनवर का और हमास का कहना यह है कि सबसे पहले जो है वो हमें मरवान बरगूती चाहिए, क्योंकि ये याह्या सिनवर ने अपने आप को बड़ा अजीब महसूस किया कि यार मैं रिहा हो गया हूँ, क्योंकि याह्या सिनवर को उस वक्त ये इल्म था कि मेरे साथ शायद मरवान बरगूती भी रिहा हो रहे हैं। तो याह्या सिनवर रिहा हो गए, मरवान बरगूती पीछे रह गए, तो वो अब 2011 और ये 2024 है। तो वहाँ से ये बात है कि मरवान बरगूती के ऊपर तो कोई किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, तो वो लिस्टें जो हैं वो बन रही हैं। मरवान बरगूती को कई ममालिक चाहते हैं कि वो ना निकलें, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त। वो जो है वो इवन इस्माइल हनिया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनसे भी ज़्यादा एक मरहले पे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो वो बहरहाल अब वो पता नहीं आगे वज़ीर आज़म बनते हैं नहीं बनते क्या होता है, लेकिन वो पॉपुलर बहुत हैं, और उनके आना जो है वो फ़लस्तीनी ग्रुप्स को यकजा कर देगा, क्योंकि वो हमास में नहीं रहे, वो फ़तह का जो अस्करी विंग है जिसका नाम तंजीम है
उसके वो सरबराह थे, लेकिन महमूद अब्बास से उनकी लड़ाई हो गई थी। हमास उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं की, फतह में वो रहे नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो पार्टी चली नहीं, वो जेल में अरेस्ट हो गए, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो है अब ये बड़ी एक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये अब मामला किस तरफ जाता है और आगे ये कैसे डेवलप होती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये इसमें जो एक बात आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाये की है आज, और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उन्होंने ये एक रिपोर्ट शाये की है, और उसका 6 वो कह रहे हैं कि हाउ इज़राइल किल्ड अ गोस्ट। अच्छा, उन्होंने ये गोस्ट का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है ये फवाद शुक्र के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, फवाद शुक्र जो हैं वो, तो इसके ऊपर एक तो इसके ऊपर शदीद इस पूरे आर्टिकल के ऊपर जो है इसको एक सेहूनी प्रोपेगेंडा, ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा कहा है हिजबुल्लाह ने। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो ये कहता है इस रिपोर्ट में, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की, पहले तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि ये इतनी पुरस्रार शख्सियत थी इनकी, इतनी पुरस्रार शख्सियत थी इनकी फवाद शुक्र की, कि लेबनान का जो मीडिया है वो कई घंटे तक किसी और आदमी की तस्वीर चलाता रहा। फवाद शुक्र की कोई तस्वीर ही नहीं थी उनके पास। इतनी ये एक खामोश ज़िंदगी गुजारते थे फवाद शुक्र। और ये फवाद शुक्र जो है काफ़ी अरसे के बाद पता चला, फिर इनकी तस्वीरें वगैरह जारी हुई तो पता चला कि फवाद शुक्र जो है ये कौन है। अब लेकिन फवाद शुक्र के जो, जैसे इस्माइल हानिया के हवाले से आया था ना, ये बहस चलती रही कि इस्माइल हानिया को कैसे, बहस चलती रही कि जी अंदर लगा हुआ था एक्सप्लोजिव या सामने से हिट हुआ या कैसे हुआ, क्या बहस चलती रही। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसकी सख्ती से तरदीद की है हिजबुल्लाह ने, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है कि जी फवाद शुक्र जो हैं वो एक इमारत, एक घर में रहते थे दाहिया के इलाके में, जहाँ उनका दफ्तर भी था, और वो निकलते नहीं थे। और वो 1985 से वो लो प्रोफाइल, ये इनके बारे में शायद पहले हमने बात की। फवाद शुक्र जो है ना ये लो प्रोफाइल इसलिए रहते थे कि 1985 में एक जहाज़ अगवा हुआ था, TWA, ठीक है, और TWA का जहाज़ अगवा हुआ था 768। अच्छा, और ये जो है ये उस ज़माने का अगर न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो ये अगवा हुआ था 85, 7 स्लाइड। ये बैरूत, अल्जीरिया, अमेरिका, बैरूत, इधर ग्रीस, आगे पीछे दाएं मैं करते करते इन्होंने लोग रिहा करवा लिए थे। अच्छा, और ये जहाज़ जो है ये अगवा, वो तो कहते ही हैं कि जहाज़ के अगवा होने के पीछे जो है वो नाम डाला जाता है। एक तो इमाद मुगनिया का नाम तो डालते ही हैं वो, लेकिन वो साथ साथ कहते हैं कि जी ये फवाद शुक्र भी उसमें, ये भी थे, उन प्लानर्स में से एक ये भी थे। अच्छा, बहरहाल तो ये अब इसकी वो ये कहते हैं कि जी इनको एक टेलीफोन मौसूल हुआ। ये खबर जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वो ये कहते हैं कि जी इनको एक टेलीफोन मौसूल हुआ और इनका नंबर किसी के पास नहीं था, ना इनका फ़ोन जो था वो ख़ास फ़ोन था, वो भी किसी हर एक के पास नहीं था। इनको एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई कि आप इस जगह चले जाएं। ये उस जगह चले गए और वहाँ पर अटैक हुआ और इनको निशाना बनाया गया। तो वो फ़ोन किसी ऐसे आदमी ने किया हुआ था जो कि हिजबुल्लाह के अंदर मुसाद के लिए काम कर रहा था। अच्छा, अब इसकी तरदीद की है, बड़ी सख्त तरदीद की है, और उन्होंने उसको ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा कहा है, और उन्होंने कहा है कि हमारी सफ़ों में हिजबुल्लाह ने कहा है कि कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी स्टोरी पे कायम है। वो ये कहता है कि जी एक टेलीफोन कॉल ने जो है वो, एक टेलीफोन कॉल जो है वो, और फवाद शुक्र का नंबर भी नहीं था और ना वो इस तरह की शख्सियत थे कि वो किसी की फ़ोन कॉल पे जाते। फ़ोन कॉल पे वो गए और वो जिस जगह पहुँचे वहाँ उनको निशाना बना दिया गया। तो ये जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, जिसकी तरदीद की है हिजबुल्लाह ने, लेकिन रिपोर्ट बहरहाल जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पे कायम है। अब जो सैयद हसन नसरुल्लाह हैं उनके ये राइट हैंड थे, तो वहाँ पर फिर आज अटैक हुआ, 10 लोग वहाँ पे जनूबी लेबनान में इसराइल ने, और जवाब में उन्होंने 22 रॉकेट मारे। यहाँ पर भी बड़ी तबाही हुई। हैफ़ा तकरीबन खाली हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही है हैफ़ा से कहाँ जाएँ, कहाँ भागें, पेट्रोकेमिकल्स और वो सारा जमा है वहाँ पे। और जो बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा हैं
डेविड लैमी, मैंने कहा ना ये सारे मुल्क, बरतानिया, फ्रांस, इटली, ये सारे, यूरोप तो बहुत कोशिश कर रहा है फॉर सीज़ फायर हो जाए जल्दी, फ्रांस सारे। तो जो डेविड लैमी हैं वो मौजूद हैं इस वक्त लेबनान में, और लेबनान में उनकी जो है मुलाकात हुई है वहाँ के वज़ीर आज़म से। वही कोशिश हो रही है कि भाई किसी तरह जंग ना फैले। और जो मैं डेविड लैमी के बारे में ये बताऊं कि चंद रोज़ पहले कोलंबिया, 2-3 दिन पहले कोलंबिया की प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर गई थी। वही जो मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ पे, उनका ताल्लुक मिस्र से था, मिस्र बॉर्न थी वो, तो वो रिज़ाइन कर गई थी। वो डेविड लैमी की, अच्छा वो इससे पहले वर्ल्ड बैंक में रही हैं, IMF में रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त आलमी सतह पे वो माहिर माशियात हैं, वो रिज़ाइन कर गई थी। वो डेविड लैमी की टीम में आ गई हैं। वो अमेरिका छोड़ के बरतानिया के अंदर वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की हेड बन गई। तो डेविड लैमी जो है ये बड़े खुले टुले आदमी हैं, और ये बड़े बड़े पीस की बात करने वाले हैं डेविड लैमी जो है। तो अब ये इस मिशन पे हैं, तो देखते हैं कि अब ये मिशन क्या होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 2 शराइत उड़ा दी अमेरिका ने गुडविल के तौर पे, ताकि वो सेक्रेटरी बाइडेन बुध के दिन, अभी तक ऐलान नहीं हुआ, बुध के दिन बाकायदा मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उससे पहले सारी टीम्स पहुंच के काम करेंगे। और काम हो रहा है वो कैदियों के ऊपर। जो हमास है उन्होंने कहा है कि इन कैदियों में से कोई कैदी अगर कत्ल कर दिया गया जेल के अंदर तो ये मुआहदा, मतलब हमास बहुत इस वक्त जो है ना, हमास, हिजबुल्लाह, बाकी मुल्क सारे, कतर और मिस्र फिर अलग हो रहे थे। अगर ये दरमियान में ये कह रहे हैं ना हमास तैयार नहीं हो रही थी, हमास तैयार नहीं हो रही थी, ये कतर और मिस्र अलग हो रहे थे। अगर ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये बाकी शराइत पे, कतर तो बेजार बैठा है ना। कतर ने तो इतनी कोशिश की, कतर ने तो बहुत कोशिश की, मगर हर दफ़ा नेतन्याहू, एक मरला ऐसा आ गया था नेतन्याहू जो है वो कतर के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, कतर में ये होता है, कतर में ऐसे होता है। कतर ने कहा था भाईजान आप अलग हो यहाँ से, और हमारे जो है मामलात अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ अलग हैं, आप यहाँ पे साइड पे हो और हमास इधर ही रहेगी, मतलब हम, और वो जो करना है उन्होंने वो करेंगे। तो फिर अमेरिकन ने कॉल किया था ये चंद रोज़ पहले, फिर बाइडेन ने कॉल किया कतर को, अमीर वज़ीर आज़म कतर को और इजिप्ट को, और फिर ये वापस आए। तो बड़े बेजार बैठे हैं पहले ही, जो क्योंकि आगे जो कुछ होना है वो इधर के ही लोगों ने निपटना है। यानी चाहे वो रिकन्स्ट्रक्शन हो, चाहे वो शहीद हों लोग, उनकी फैमिलीज़ हों, चाहे वो ज़ख्मियों की, उधर से तो अक़वाम मुत्तहिदा कुछ हेल्प करेगा, कुछ उम्मीद है कि यूरोप करेगा, क्योंकि यूरोप ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है। अमेरिका भी हो सकता है कुछ करे, कैमला हैरिस, और वो ज़ाहिर है पूरी कंपेन शुरू हो रही है, तो ह्यूमन राइट्स और ये सारा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पूरे माहौल में ये जो है ये यहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँच गए। तो अब यहाँ पर एक देखना ये है कि अब क्या है, अब बातचीत हो रही है। ईरान ज़रा पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली वो ज़रा रोका हुआ है, हिजबुल्लाह ने भी रोका हुआ है अपने आप को फुल फ्लैश, वो यानी वो जो उधर से एक हमला होता है, इधर से ये भी 2 कर देते हैं, तो वो हूती जुर्के हुए हैं। तो एक ज़रा खामोशी अगले चंद दिन तक हो सकता है, उससे पहले ही ये मुआहदा हो जाए। अगर ये इख्तलाफात ख़त्म हो गए, बुध की डेडलाइन दी हुई है, तो ये हो सकता है कि पीर मंगल किसी वक्त, क्योंकि ब्लिंकन इधर ही घूम रहे हैं ना, तो ब्लिंकन चाहेंगे कि मेरी मौजूदगी में ही साइन हो, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो ये अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं बुध तक। उसके साथ ही जो है ये मिस्र की तरफ से भी ईरान से बात हुई है आज। मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा, पहले कतर से बात हुई थी, अब मिस्र से बात हुई है कि स्पिल ओवर्स का नहीं होना चाहिए। और ये है कि ये मैं यहाँ पर बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है इजिप्ट टुडे की 13th, लेकिन यकीनन उसमें यही बात है कि आप रुकें थोड़ा सा, क्योंकि सब ने सफ़र किया है, सारे मुल्कों ने, फ़लस्तीनियों ने। तो 13 स्लाइड वर्ड्स बड़े इसमें डिप्लोमेटिक हैं, लेकिन जाहिर है कि सीज़ फायर इस पर सबकी प्रायोरिटी, कि सीज़ फायर हो और एग्रीमेंट साइन हो। और इसमें जो है वो एग्रीमेंट का साइन होना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें जो है कि 25 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें से जो है वो 8 एक ख़ानदान के। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो अगर थोड़ा सा हम ज़रा यहाँ पे भी रुकते हैं, यहाँ पे मशरिक़ वस्ता के हालात को, और थोड़ा सा ज़रा चले जाते हैं दोबारा ये फ़ारिस की तरफ, क्योंकि ये थिएटर भी गर्म हो रहा है, जो पैसिफिक या एशिया, इंडो पैसिफिक या ये सारा। और यहाँ पर जो तू लैम है वियतनाम के नए सदर, और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के
कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, और ये अभी पिछले हफ्ते ही, यानी अभी जो है, ये जो है वियतनाम, थाईलैंड नहीं, लाओस भी नहीं, बांग्लादेश भी नहीं, वियतनाम, और ये ग्वांजुआ में, चाइना के ग्वांजुआ के इलाके में इन्होंने अपना पहला दौरा वहाँ से शुरू किया है, ठीक है। और ये 18 स्लाइड अगर हम देखें जिंजुआ की, तो वियतनाम के जो टॉप लीडर हैं टू लाम, ये गेंजुआ में ये लैंड हुए हैं, और ये पहला दौरा अपना जो है इन्होंने शुरू किया है चाइना से, पहला दौरा। और ये इस ओहदे पे इसलिए आए हैं कि इनसे पहले ग्योई पियोत्रोंग, अगर मैं सही लफ्ज़ से प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मैं माजरत चाहता हूँ, उनका इंतकाल हो गया था। काफ़ी अरसे वो बीमार रहे थे, उनका इंतकाल हो गया था। वो कम्युनिस्ट पार्टी को हेड कर रहे थे, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के हेड भी हो गए हैं और ये सदर भी बन गए हैं। पहला दौरा जो है वो इनका जो है ये हुआ है चाइना का, जो इन्होंने खबर लगाई है जिंजुआ ने। लेकिन इस खबर में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि वो बीजिंग से पहले गोंजुआ पहुँचे हैं। ये जो लफ्ज़ है ना, ये शहर का नाम है, जो अगर हम दोबारा दिखा सकें इसमें, ये जो नाम है, ये असल ये लफ्ज़ है इसमें, जिस शहर में वो उतरे हैं ना, वो शहर, ये वो शहर है जहाँ से हो ची मिन्ह ने अपनी आज़ादी की तहरीक शुरू की थी। वो हो ची मिन्ह जो कि जिन्होंने बनाई थी अपनी एक आज़ादी की तहरीक, और आज़ादी की तहरीक के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी, और फिर वो वियतनाम में लड़ाई हुई थी और वो साइगोन का फॉल हुआ था, और तो हो ची मिन्ह जो है वो यहाँ से थे। तो एक अलामत है बड़ी ज़बरदस्त कि यहाँ पर ही उतरे हैं पहले, यानी वियतनाम से जो उतरे हैं, जो लैंड हुए हैं, बीजिंग जाएंगे बाद में, शी जिनपिंग से मिलेंगे बाद में। अब यह वियतनाम जो है वो ज़ाहिर है वियतनाम जंग के बाद अमेरिका चला गया वहाँ से, तो ताल्लुकात बेहतर हो गए वियतनाम के। लेकिन इनका वियतनाम जाना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वियतनाम का दौरा इनका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पहला दौरा है वियतनाम के सदर का, पहला दौरा बीजिंग का हो रहा है, इसको ध्यान में रखें। फिर मैंने आपसे बात की थी कि थाईलैंड में हुकूमत गिर गई है, अचानक गिर गई है और नई हुकूमत आ गई है, और नई हुकूमत जो आई है प्रो चाइना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ग्लोबल टाइम्स, और ये है 19 स्लाइड, और 19 स्लाइड ये कहती है कि चाइना ने एडवांस वॉर प्लेन्स थाईलैंड को जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, ड्रिल के लिए पहुँच गए। ठीक है, 2-3 दिन पहले उनके वज़ीर आज़म ज़बरदस्त हुए हैं। तो चाइना जो है वो उसकी यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो नए वज़ीर आज़म बने हैं वियतनाम के, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये ज़हन में रखें। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हो ची मिन्ह की थी, और वो हो ची मिन्ह जिन्होंने साइगोन, तो उन्होंने अलामती तौर पे पहला शहर ये मुंतखब किया है वियतनाम ने। वियतनाम अमेरिका का अलाई है, लेकिन वो चाइना के साथ अब शी जिनपिंग की ख़ास दावत पे पहुंचे हैं। इधर ये थाईलैंड और बांग्लादेश और सारा, और फिर यहाँ से ख़बरें कुछ अजीब सी आ रही हैं, ये बांग्लादेश और बंगाल से। आप ज़रा वक्फा लें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उस खित्ते में कुछ हो रहा है, मतलब हम तो कुछ हो रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ज़रा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली में रिलीफ का ऐलान किया गया है, जिसके बाद मुल्क भर में सस्ती बिजली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। हो जाना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। इसमें तो जाहिर है कि अब नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के लिए किया है, ये तो पूरे मुल्क में ही बहुत चीज़ें होनी चाहिए ना। मतलब है कि अब ये तो ऐसे हो गया कि मतलब जो डॉलर का रेट है तो एक सूबे में एक है तो दूसरे सूबे में दूसरा है, तो बिजली तो एक ऐसी चीज़ है जो सारे मुल्क में ही होनी चाहिए। पानी, बिजली, ये जो रिसोर्सेज हैं बुनियादी, ये तो सारे मुल्क के हैं, तो
अब इसमें पहले भी ये काला बाग के ऊपर और बाकी तनाज़ात हम खड़े कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने, अब मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को कर देना चाहिए, वो करेंगे, तो वो मुतालबा है, उनका था शायद प्लान करने का, तो नवाज शरीफ साहब ने पहले कर दिया, उस पर तनकीद हो रही है। लेकिन असल मामला ये है कि IPPs में किसके नाम है, वो कौन से लोग हैं जो IPPs चला रहे हैं और पैसा खा रहे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि ये तो एक दफ़ा हो जाएगी तो फिर ये सर्दियाँ तो वैसे ही आ रही हैं, तो बिजली कम होगी तो उसमें बिल कम आएगा, तो ये तो असल तो ये है कि IPPs में पैसा कौन खा रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कलकत्ता, असल में ये जो जब से ये डिस्टेबलाइजेशन वाली एक बात चली है ना, इंडिया में ही ज़्यादा चली है बुनियादी तौर पे, कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, जो कि तलबा की मूवमेंट है और वहाँ पे डॉक्टर यूनुस आ गए हैं और एक हसीना वाजिद, तो अब उसकी कोई लॉजिक नहीं मिल रही, यानी उसकी वजह क्या हुई है पता नहीं था, ये था वो था, तो वो एक बात ये कही जा रही है कि जी वो मलबा जो है वो डाल दिया गया, किस पे डाल दिया गया, वो अमेरिका पे डाल दिया गया। अच्छा, और एक बड़ी अजीब सी बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मुझे, मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या जो भी, मुझे इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना वो अजब से हैं। आप ये देखें कि वो क्वाड में हैं, और ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ये तनकीद नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं आता, इसको समझने की कोशिश करने में तो क्वाड, डॉकसस, फलाना, ये वो दिमाग करना, लेकिन इनकी जितनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हैं ना इनके ऊपर या स्कैंडल्स, वो मगरबी मीडिया ला रहा है। चाइना का मीडिया तो बस एक तनकीद होती है ना कि इंडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब ये कहते हैं चाइना को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो होता है ना वो जड़ों में घुस के निकाल के ले आते हैं। अडानी ग्रुप ने क्या किया, क्या घपले किए, वो कत्ल में कौन मुलविस था, वो जो खोद के लाता है ना, वो सारा वेस्टर्न मीडिया लेकर आ रहा है। अच्छा, अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो उनके वो जो जनरल ज़िया को पकड़ा था, ज़ियाउर रहमान जिनको गिरफ्तार किया था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि वो बांग्लादेश की हुकूमत जो है उसने पेगासस ख़रीद के वो ये जो NSO का एक ममनुआ सॉफ्टवेयर है वो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर इस्तेमाल कर रही थी हसीना वाजिद। तो एक तो वो जो है वो एक नया इशू है। पहले भी शक था लोगों को, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या जो जमात इस्लामी के या जो खालदा ज़िया साहिबा की पार्टी के हैं कि ये हमें, और जो जर्नलिस्ट हैं और बाकी जो सिविल राइट्स की बातें, कि उनके टेलीफोन्स को पेगासस से हो रहा है, तो वो पेगासस वो ख़रीदा था इन्होंने और इनके इसराइल के साथ प्रॉपर एक ताल्लुकात, और यकीनन उसमें मोदी साहब ने एक रोल प्ले किया था, वो भी आ रही हैं खबरें। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये कि तो थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ठीक है, और वहाँ पर जो बयान आया है ना चाइना के वज़ीर ख़ारजा का, जो उन्होंने मीकोंग कॉरपोरेशन से ख़िताब करते हुए उनका जो बयान है ना, ये बयान थोड़ा सा जो है ना मुझे ये जो है ये बयान ज़रा, यानी कहते हैं ना टू बी नोटेड, ये 27th चाइना वॉइसेस अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस विद म्यांमार इंटरनल अफेयर्स। आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो म्यांमार के अंदर उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है? अमेरिका तो नहीं कर रहा, अमेरिका तो कम से कम नहीं कर रहा। अमेरिका तो म्यांमार से वो तो एक नया रौला है, वो उनसे बाकी नहीं दुनिया संभाली, जो म्यांमार में वो क्या कहे, ये मैसेज किसको दिया चाइना ने, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो मैं मतलब उस पर ज़्यादा बात नहीं करता, और वो कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर के साथ ज़्यादती हुई और उसके बाद बहुत ही भयानक वाक़या पेश आया जिसके ऊपर हंगामे जारी हैं, और ये कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता जो है ये मगरबी बंगाल में है अब, लेकिन पहले जो है ये जब बंगाल एक था तो ये वो बंगाल है जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी दाखिल हुई थी, नवाब सिराजुद्दौला वाला, और ये 1911 तक ये बरतानवी राज का दारुल हुकूमत था, दिल्ली नहीं था। अगर आप पूछे ना बरतानिया में लोगों से जाके कि दिल्ली, तो वो दिल्ली से ज़्यादा उनको कलकत्ता याद है, क्योंकि ये 1765 या
56 या जब भी ये प्लासी की जंग हुई थी, मैं माजरत में साल याद नहीं है, तो उससे लेके 1911 तक कलकत्ता था कैपिटल बरतानवी राज का, दिल्ली नहीं था, दिल्ली बाद में गया, दिल्ली दरबार और ये सारा। तो ये कलकत्ता जो है वो 80 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश से। अब यहाँ पर कलकत्ता में ये कत्ल हो गया और उसके नतीजे में वहाँ पे अब पकड़ धकड़, आगे पीछे बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये तो चलें जो मुजाहरे हो रहे हैं। और लेकिन जो दूसरी बात है वो कि ये मुजाहरे अब फैल रहे हैं। अब मैं जिस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ वो ये है कि ये मुजाहरे फैल रहे हैं। और मुजाहरे कहाँ फैल रहे हैं ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये 22nd स्लाइड, नॉर्थ ईस्ट, डॉक्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट जॉइन नेशन वाइड स्ट्राइक। पूरे मुल्क में हड़ताल हो रही है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं उनके डॉक्टर्स आगे आगे आ गए हैं बंगाल के साथ। नक्शा फिर वही जेन में रखें, इधर बंगाल उधर वो 7 रियासतें, ठीक है। अच्छा, और इसमें अब आप ये नाम ज़रा देखना शुरू करें, तो नाम अगर हम स्लाइड को थोड़ा सा आगे करें तो अगर हमारी, तो सबसे पहले मणिपुर के डॉक्टरों ने कर दी। नाम देखिए कौन कौन सी रियासतों के डॉक्टर्स निकल के आ गए हैं मुजाहरे में। पहले आगे मणिपुर, आगे चलें जी, फिर उसके बाद जनाब त्रिपुरा, ये एहतजाज शुरू हो गया डॉक्टर्स का। फिर आगे चलें जी, फिर और आगे चलें जी, फिर और आगे चलें जी, हो गई 7, ठीक है, ये हो गई अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो जो पूरा इलाका है वहां पे डॉक्टर्स शामिल हो गए ये कलकत्ता की हड़ताल के साथ। और ये हड़ताल पूरे मुल्क में हो रही है, लेकिन यहां ज्यादा हो रही है। अब आप आ जाए इंडियन एक्सप्रेस, वो कह रहे हैं कि जी त्रिपुरा के डॉक्टर्स ने ओपीडी सस्पेंड करके, ये त्रिपुरा, कौन सा त्रिपुरा, जहां पे ये अगरतला है, ये वो त्रिपुरा जहां पे जहाज लैंड हुआ था अगरतला, मगरबी बंगाल का, यानी वो जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप आ जाए नॉर्थ ईस्ट टुडे, उनका अखबार, वो कह रहे हैं कि जी आसाम के डॉक्टर, ये एहतजाज डॉक्टर्स का फैल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में फैल रहा है, बंगाल से फैल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। और इसमें जो है अब इसको, ये नेशन वाइड पूरे मुल्क में हड़ताल है, लेकिन इसको जो सबसे आगे लोग हैं वो कलकत्ता के और आसाम के और मणिपुर के, और तो वहाँ पे अटैक भी हुआ है मणिपुर में। आज उनके एक बीजेपी के फॉर्मर, एक मतलब मैंने कहा ना कि वहाँ पर, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर देता हूँ भाई, ग्रेनेड जो है ये बीजेपी के एमएलए पे मणिपुर में फेंका गया है। 21st स्लाइड, तो वहाँ गड़बड़ है, वहाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि सीआईए करवा रही है, कोई करवा रहे, डॉक्टर को भी सीआईए ने मरवा दिए, कुछ हो रहा है वहाँ हंगामे। अच्छा, नेशन वाइड स्ट्राइक है, जो अल जज़ीरा कह रही है ना कि इंडियन मेडिक्स स्टेज नेशन वाइड स्ट्राइक ओवर डॉक्टर्स रेप एंड मर्डर। वो लेडी डॉक्टर के साथ बहुत, मैं यहाँ बयान नहीं करना चाह रहा, वो ज़ाहिर है कि एक इंटरनल एक सानिया पेशा है, लेकिन उसकी वो ये फिर उसी तरह से हो रहा है जैसे मणिपुर में एक आग लगी थी ना शुरू में, तो उसको वहाँ बुझा दे। इतनी दुनिया खड़ी हुई थी कि उसको मसले को आप हल कर देते, वहीं हल करते, सैक कर देते 2-4 लोगों को, ठंडा, वो बढ़ाते गए, वो हो गया, वो कुकी आ गए, वो ये आ गए, वो मतलब बस वो आना का मसला होता है ना वो। अब वहाँ पर जनाब ये मुजाहरे शुरू हो गए। और ये जो बांग्लादेश में जो वाक़यात पेश आए हैं, स्टूडेंट्स निकले, स्टूडेंट्स ने कहा है कि 2 पार्टियों से हम तंग आ चुके हैं, ये खालदा ज़िया और ये हसीना वाजिद, और हम यूथ तीसरी पार्टी बनाएगी और हम इनकलाब तो हम लेकर आए, और डॉक्टर यूनस और इस तरह के लोग हमें पसंद हैं, और ये जो सियासत करके ये 2 ख़वातीन हैं, 2 आंटियाँ लड़ रही हैं पिछले पता नहीं कितने सालों से, ये दोनों साइड पे जाएं और हम यूथ और डॉक्टर यूनस और इस तरह के लोग हम आगे ला के मुल्क चलाएंगे। तो अब बात ये कि खालदा ज़िया तो नहीं लाई ना इनकलाब, ना जो है वो, अच्छा जमात इस्लामी के लोग भी हैं भाई, ये तो वो लोग हैं ना सिस्टम से जिनको आउट करके फांसियों पे टांगा हुआ था ना, ये तो वो लोग हैं जो स्टूडेंट को कुचला हुआ था, ये तो वो पेगासस से फ़ोन ट्रेस हो रहे थे, ये वो।
तो ये जो है ये आगे आगे अब आ रहे हैं। स्पिल ओवर, ये मैंने कहा ना कि उधर के वाकयात जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जयशंकर जी ने कोयत के वजीर खारजा से आज बात कर ली और सलाम दुआ कर, नहीं। उधर अगर अपने सराउंडिंग्स में, और स्ट्रेंथ तो यही है ना अमेरिकन के नज़दीक कि भाई आप कितने वहाँ पे उस रीजन में कितने अपने आसपास के ममालिक पे और बाकी जगहों पे, अब मालदीव गए हैं, आ गए हैं, 28 जजीरे खरीदे, मतलब है कि ऐसी वो बातें उनके नज़दीक तब तक इम्पोर्टेंस है जब तक आप यहाँ पे इस रीजन के अंदर आपकी, वरना वो सबसे फिर अलग अलग बात करके वो आपको कंटेन कर देंगे। जब ये बात हो रही थी मैंने उस वक्त बात की थी, कभी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। उसकी वजह मैं किसी वक्त ये आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ एक अरसे से, कि वहाँ पर जो है वो जो मैंने आपसे बात की ना, कभी आपने किसी चाइना के मीडिया में इंडिया के बारे में कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी देखी? बड़ी लिमिटेड सी बात, ये हमारी सरहद है भाई, ये आप जो है इस तरह ना करें, तो बड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आती हैं ना वो वेस्टर्न, जिनको ये अपना इत्तेहादी कहते हैं, अदानी ग्रुप को किसी चाइना के ने कहीं इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी उनकी ऐसी तैसी फेरी पूरी दुनिया में, वेस्टर्न मीडिया। अब मसला ये है कि मीडिया का मतलब ये है कि उनकी रियासतें हैं। इशू ये है सारा कि इसको ये इनको ये देखना पड़ेगा कि जो मैं बात ही कह रहा हूँ, और ये खुद भी कह रहे हैं और हसीना वाजिद भी कह रही हैं कि क्या वाकई वहाँ पे, मैंने तो नहीं कहा ना, ये खुद ही कह रही हैं ना कि भाई एक वहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट ने बनना है। अब वो कैसे बनेगी, कब, जब हो गया कि बनना है तो अब तो आना का मसला है ना अमेरिकन का भी कि बना के देंगे वो अब तो सबके आना का मसला है ना, इल्ज़ाम लगा दिया तो अब तो बना के देंगे, नहीं बनाएंगे तो कच्ची हो जाएगी। मोदी जी कहेंगे देखा मैंने रोक दिया, नहीं बनने दिया। ये बात कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ जा, असल बात ये है कि अपने लोगों से कनेक्ट करें, देखें कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और ये लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, मैंने आपसे बात की ना, ये देखें ये जो मगरबी बंगाल है ना, अब आप देखें कि मगरबी तो नहीं था उस वक्त, बंगाल से ही रविंद्रनाथ टैगोर, और बंगाल से ही या मशरक़ी पाकिस्तान से ही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, दो तो यहीं से हो गए नोबल इनाम याफ्ता, ठीक है ना। इंडिया को काफ़ी नोबल प्राइजेस मिले हुए हैं, लेकिन मसला ये अक्सरियत बाहर रहती है इंडिया से, कुछ इंडिया में भी है 2-3, लेकिन मैं इनको नहीं मानता ना, इनको भी इंडिया अपने खाते पे डाल लेता है। मदर तेरेसा, दलाई लामा, इनको भी मिले हैं, मगर कुछ इंडियंस को भी मिले हैं बड़े ज़बरदस्त, वो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, यहाँ जो रहते हैं वो भी हैं, लेकिन बांग्लादेश और बंगाल से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, रविंद्रनाथ टैगोर, क्या शायर, क्या फ़लसफ़ी, क्या ज़बरदस्त शख्सियत। तो बंगाल का अपना कल्चर है, ये दलाई लामा को और मदर टेरेसा को इंडिया के खाते में क्यों डाल देते हैं मुझे नहीं पता। बहरहाल नोबल प्राइज मिले हैं, बहुत मिले हुए हैं, अच्छे लोग इनके हैं ज़बरदस्त, लेकिन अक्सरियत बाहर रहती है। और मैं सिर्फ ये बता रहा था कि बंगाल का कल्चर है, बंगाल की अपनी तहजीब है, उनका अपना तमद्दुन है, बड़े नफीस लोग हैं, तो उनको ज़रा तरीके से बंगाल के और बांग्लादेश के लोगों को ज़रा तरीके से हैंडल करें, उनको, वो बड़े नफीस लोग हैं, उनको कोई दीवार से लगाया गया है ना, तो एक एग्रेशन आ गया उनके अंदर। तो अब हम ये गुजारिश कर सकते हैं, और ये डॉक्टर की जो भी है इसमें, ये डॉक्टर के जो इसको कवर अप करने के बजाय, वो आज पता चला है कि कोई बहुत पावरफुल शख्सियत है जो कत्ल के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो वो जो भी है उसको ये पकड़ के इंडियन सरकार और इस मामले को ख़त्म करे, वरना ये आग फैल रही है पूरे मुल्क में, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट साइड। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों को सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।